अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आर। डिबेट आर की टीम ने आज एक अहम मौजू पर बात करने के लिए स्पेशल दावत दी है। एक अहम पर्सनैलिटी को एपिलेप्सी का वर्ल्ड डे आज मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टर बनने के लिए क्या कुछ खदोखाल इंसान में होने चाहिए, कैसी मेहनत दरकार होती है इसके लिए और किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान सर्विसेज हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार हैं बच्चा वार्ड में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ज़िंदगी का ये सफ़र डॉक्टर बनने की तरफ कहाँ से शुरू हुआ आपका? थैंक यू, आज आपने दावत दी। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड एपिलेप्सी डे भी है। जी जी। तो पूरी दुनिया में ये जो दिन मनाया जाता है इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। जी जी। तो सबसे पहले ये जो डॉक्टरी का सफ़र आपने बात की कि कैसे तय किया जाता है, तो ये तो मेरे ख्याल है उस बंदे को पता होता है जिसने ये सफ़र तय किया हो। ठीक है। तो इसमें बड़ा एक लंबा और मुश्किल, और उसमें इस रास्ते में बड़ी रुकावटें, बड़ी परेशानियां, और जो पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं तो उसका उसी को पता होता है जो कि इसके अंदर से गुज़र के उस मंजिल तक पहुंचता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो ये एक लंबा सफ़र होता है। इसमें 8 से 10 साल नहीं बल्कि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 20 साल लग जाते हैं। 20 साल लग जाते हैं ज़िंदगी के? जी। अच्छा। तो 20 साल की जो स्ट्रगल होती है और उसके बाद एक अच्छा डॉक्टर बनता है। तो 20 साल की स्ट्रगल के दौरान एक तो एजुकेशन जो है पाकिस्तान में सबसे ये मुश्किल और सबसे कॉस्टली ठीक है। ये एजुकेशन है। और उसके बाद भी जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो एफएससी करने के बाद डॉक्टर साहब कैसे डॉक्टरी की तरफ आया जाता है? मेडिकल प्री मेडिकल करने के बाद आपको कैसे एडमिशन और क्या वो सारा सच? मैं चाह ये रहा हूँ कि जिन दुनिया का बच्चों का ख्वाब होता है, पाकिस्तान जैसे पसमानदा ममालिक में, तरक्की पज़ीर ममालिक में लोगों का ख्वाब होता है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या कुछ फ़ौज वगैरह में चले जाए। ये 3-4 बड़े शोबे हैं। उन पेरेंट्स के लिए जिनका ये ख्वाब है कि उनके बच्चे बने, वैसे तो ये चाहिए कि बच्चे का जो दिल करता है वो ही बनाएं उनको, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का ही भी इस फील्ड की तरफ टिल्ट है तो उसके लिए बताइएगा क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? देखें, इसमें एफएससी में 2 पोर्शंस होते हैं। इसमें एक तो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। ठीक है। तो जिन लोगों का ख्वाब होता है, जिनके पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि उनके बच्चे आगे फ्यूचर में डॉक्टर बने, ठीक है, तो वो प्री मेडिकल का जो है वो शोबा इख्तियार करते हैं। इसमें उनको बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है और एफएससी के बाद फिर एक प्रोसेस है एमडी कैट का, जो कि आजकल बदनामी का बायस बना हुआ है। जी जी। तो उसमें एमडी कैट का एग्ज़ाम होता है, वो भी एक बड़ा मुश्किल मरहला है। पहले यूएचएस के अंडर होता था, अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ उसको खुद ही कर रही हैं। ठीक है। तो उसके बाद बड़ा एक आपको पता है 98% तक मेरिट चला जाता है आजकल, और फिर भी 900+ एफएससी में मार्क्स, 1000 तक एफएससी में मार्क्स होने के बावजूद भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत एक नॉर्मली गुजर के आना पड़ता है और बंदा यानी कि स्टेज तक। आपने कहाँ से किया डॉक्टर साहब अपना? मैंने ग्रेजुएशन शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज से की। बिल्कुल ठीक है। तो उधर के लिए क्या आपको? उधर जब मैंने की थी 2009 में, तो तब ये जो इनका शेड्यूल था फीसों का, तब इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन हमारे लिए तब उस टाइम में ये आज के मुताबिक अगर देखा जाए तो सेम ही सिनेरियो था। ठीक है ना। तो लेकिन आज जो सूरत हाल बन गई है तब वो बहुत बेहतर थी। ठीक है ना। आज तो वही बंदा डॉक्टर बन सकता है जिसके पास पैसा है और वो पैसे दे के डिग्री लेने वाली बात है। अच्छा। ठीक है ना। तब सूरत हाल आज से 10-12 साल पहले की बात है, तब सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट थी। अच्छा। हाँ। क्या वजह है कि यहाँ पे हमारा तलीमी निज़ाम जो है वो बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, अपराइज की तरफ कभी हमारे डॉक्टरों का दुनिया भर में नाम होता था? सबसे इसमें मुझे जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है वो ये है कि इसमें जो स्टूडेंट है उसकी कभी भी राय नहीं ली जाती 70%। अच्छा। जो पेरेंट्स हैं उनका वो अपना ओपिनियन अपने बच्चों के ऊपर मुसल्लत करते हैं और उसको लेके स्टूडेंट ने, और ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा बर्डन होता है। बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से जब कोई भी बंदा, जब उसका अपनी मर्जी नहीं है कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो उसके लिए आगे फ्यूचर में उसको कैरी करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल काम है। और खिदमत का जो जज्बा है ये तो फिर बात ही रह जाती है, और ये कोई अस्पताल में तो बड़ा टफ काम होता है, जाहिर है।
अच्छा, जब आपने मेडिकल ज्वाइन की और हॉस्पिटल में आए, जाहिर है उसके लिए असल लाइफ तो डॉक्टर का इम्तिहान वहाँ से शुरू होता है। जी जी। तो आपने ये बच्चों का वार्ड ही क्यों चुना, कोई और डिपार्टमेंट क्यों नहीं चुना, इस तरफ कैसे आना हो? 2015 में मैं हौजा में था, इधर सर्विसेज हॉस्पिटल में। ठीक है। तो मैंने बच्चा मेडिकल वार्ड में हाउस जॉब भी की थी। ठीक है। तो जब मैं मेडिसिन में हाउस जॉब में था तो मुझे एक दिन में इमरजेंसी में था, तो इमरजेंसी में एक दिन में 15 एक्सपायरीज हो गई। अच्छा। ठीक है ना, मेरी ड्यूटी के दौरान। ठीक है। तो तब से एक तो मुझे इमरजेंसी वो मेडिसिन से किस्म की चिढ़ हो नफरत तो गई। नहीं कह सकते, चिढ़ चिढ़ हो सी गई। हो गई कि ये तो फील्ड नहीं है, इसमें ठीक तो है। प्रोग्नोसिस नहीं है, इसमें तो कुछ जाने का फ़ायदा नहीं, यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। तो फिर इस फील्ड में ऐसा जाने का कोई नहीं है। हाँ, दवाइयाँ लिख देनी है, फ़ायदा हाँ, क्या लेकिन है। मुझे मेडिसिन में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने कहा इससे बेहतर है कि पीड्स मेडिसिन में जाया जाए, जहाँ पे प्रोग्नोसिस अच्छी है। ठीक है। बच्चों को हम कोई भी मेडिसिन देते हैं उसका रिस्पांस बहुत जल्दी आता है और बच्चों में ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वजह बनी। फिर कहाँ कहाँ काम किया? और जी 2016, 17 और 18 में मैंने नारवाल में सहारा हॉस्पिटल और साथ में DH के नारवाल में काम किए एज ए, मतलब पीड्स मेडिसिन में ज़्यादा मैंने काम किए। ठीक है। एज ए मेडिकल ऑफिसर के तौर पर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक वक्त था कि डॉक्टर को मसीहा का लक़ब दिया जाता था, और अब एक वक्त है कि डॉक्टर को डाकू से तशबीह दी जाती है। क्या कहेंगे आप इस पे? इसमें पहले वाली बात मैं रिपीट करता हूँ कि जब देखें डॉक्टर बना लेना आसान काम है, लेकिन उसको कैरी करना ये एक डिफरेंट है। ठीक है। जब आप किसी को फोर्सफुली डॉक्टर बनाएंगे, ठीक है, और पैसे के जोर पे डॉक्टर बनाएंगे, और उसके पीछे कोई उसकी अपनी अप्रोच नहीं होगी, को अपनी उसका माइंड नहीं होगा, कोई उसका माइंड सेट नहीं बना होगा पहले से, उसने 5 साल जिस तरह से गुजारे आगे हौजा में भी इसी तरह और फर्दर भी इसी तरह, पेरेंट्स के कहने पे, किसी दूसरे के कहने पे, और फैमिली की इज्जत के लिए, या कोई भी जो हमारी सोसाइटी में चलता है, तो ये जाहिर सी बात है फिर ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अनलकीली कुछ चाइना से भी जो आते हैं, मैं नहीं कहता कि वो डॉक्टर बुरे होते हैं, वो सारे जब PMDC क्लियर करते हैं वो तो हमारे बराबर ही होते हैं। लेकिन ये एक हमारा इसको कह लें कि लकीर का फ़कीर एक ही डिपार्टमेंट में, अब तो आपको पता है कि इधर सेचुरेशन बढ़ती जा रही है, जाहिर है। तो उसकी वजह से फिर वो एक इंटरेस्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से जब इंटरेस्ट ना हो किसी फील्ड में तो वो फिर उस तरह से खिदमत नहीं कर पाते। एक और बड़ा जो इस शोबे का फलास जो है वो लेडीज़ डॉक्टर की सूरत में भी आता है कि पढ़ने वाले तो बहुत ज़्यादा इस तरफ आते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती हैं, दूसरे मामला तो होते रहते हैं जिन पे कहते हैं 10-12 लाख एक लेडी डॉक्टर को लगाने में सरकार का खर्च होता है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ही कुछ कर जाती हैं, छोड़ देती हैं, वो सरकारी ख़जाने का ज़िया है। आप जैसे टैलेंटेड लोग किस तरह के कॉलेजों में आ नहीं सकते, सरकार जिनको अफोर्ड करती है, उस पर क्या कहते हैं? इस पे क्या हम कह सकते हैं, लेकिन वाकई ऐसा है। ऐसा है 60% से भी ज़्यादा लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस में नहीं आती। 60% से भी ज़्यादा, अगर 100 लेडी डॉक्टर बनी उनमें से 60 डॉक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल ठीक तो उसकी वजह हमारी अपनी सोसाइटी है। हमने कोई भी चीज़ जब मैं बताया ना कि हम लकीर के फ़कीर लोग हैं, पढ़ने की फिर क्या ज़रूरत है डॉक्टर साहब? उस पढ़ने को अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करना उसको, तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इतना नहीं, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस ना करना ये भी मेरा ख्याल है जो प्रोफेशनल होते हैं लोग उनको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और अगर किसी के पास कोई स्किल्स हैं तो वो स्किल्स अपने पास रख के घर बैठा रहे, तो ये ज़्यादती है। ये उसके अपने साथ तो है, लेकिन मेरे ख्याल ये सोसाइटी के साथ भी ज़्यादती है। चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आजकल एक और डॉक्टरों ने बड़ा काम किया, वो सियासत में कदम रख दी है। YDA और पंजाब, पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें आ गई हैं, इतने बड़े नाम आ गए हैं। क्या कहते हैं, डॉक्टरों को इस तरफ आना चाहिए? देखें, मैं अब्दुर्रहमान भाई, मैं खुद YDA का मेंबर हूँ। ठीक है। और अच्छे ओहदे पे हूँ। ठीक है। मेरे ख्याल है आना चाहिए। ये YDA कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है। YDA तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और YDA ने हमेशा अपनी जो सोसाइटी है उसकी बेहतरी के लिए काम किया है। ठीक है। जो आपका मंशूर होता है, जो आपका मतलब जिस बात पे आप लोग स्टैंड लेते हैं, उस पर किसी को इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन जहाँ से डॉक्टर अपनी ड्यूटियों से निकल जाते हैं ना, उस पे जाके जहाँ पे आपने देखा टर्निंग पॉइंट आपने अपनी लाइफ का बताया कि 15 कैजुअलिटी हुई, उसके बाद आपने स्किप कर दिया वो होदा ही, या उस तरफ आप गए ही नहीं। उस
दिन जहाँ पे मरीज़ों को डॉक्टर ही ना संभाल पाए, क्या ये भी होना चाहिए ट्रेंड के नहीं, इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं? जी देखें, असल में बात ये है कि जब हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना, जो भी है PTA ABC हो जो भी हो, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि ये प्रोफेशनल्स को इनका टारगेट होते प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, तो ये प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हैं, प्रोफेशनल को इनकी पॉलिसी में शामिल है, और ये प्रोफेशनल को टारगेट करते हैं और टारगेट करके जानबूझ के उनको मजबूर करते हैं इस हद तक कि वो रोड्स पर आए, स्ट्राइक करें। देखें, कोई, मैं कहता होता हूँ कि कोई भी डॉक्टर जितना मर्जी भी नालायक है, उसका कभी दिल नहीं करता कि उसका पेशेंट सफ़र हो, ठीक है ना, मेरा तो दिल नहीं करता, ठीक है ना, और मैं अपने साथ 99% डॉक्टरों का कह सकता हूँ कि उनका दिल नहीं करता, लेकिन जब मजबूर हो जाए बंदा, वो हमारी, मैं इस तरह मीडिया के सामने हमारी इस तरह से अप्रोच नहीं होती, ठीक है ना, और हम तो ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करके लेकिन जब ड्यूटी करने के बाद भी वो प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर, वो प्रॉपर जो पे पैकेजेस हैं बाकियों की निस्बत देखें, तो फिर एक मजबूरी बन जाती है और वो मजबूरी के तहत बाहर निकलते हैं। मुझे भी 3 साल हो गए हैं इधर सर्विसेज में, पहले हाउस जॉब भी इधर ही की, तो मैं भी YDA का पार्ट हूँ और मैं इस पे मुझे खुशी होती है, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं YDA का पार्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने बेहतरी के लिए काम किए, जो बुरी चीज़ें उनका जिक्र नहीं करते। चलें ठीक है, उनको हम आपको वैसे भी एजम्पशन दे देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद बुराई फैलाना नहीं है, जो अच्छाई है वो आप लोग करते जाएं अपने हिस्से की। लेकिन ये बताइएगा कि हॉस्पिटल्स की जो स्ट्रेंथ है पंजाब में ख़ास तौर पर, अब आके तो 15-20 साल के बाद बढ़ने की तरफ जा रही है। DHQ को अपग्रेड पिछले दौरे हुकूमत में भी काफ़ी जगह पे हुए, लेकिन अब पंजाब में हम अगर देख लें तो कुछ अस्पतालों में इजाफा होने जा रहा है। लाहौर में भी बड़ी मुद्दत के बाद एक नया अस्पताल बनने जा रहा है फिरोजपुर रोड पे, जिसका ऐसा हुकूमत ने ऐलान किया। कितने अस्पताल और होने चाहिए पंजाब में, ख़ास तौर पे लाहौर में, क्योंकि लाहौर के एक बड़े अस्पताल में आप काम करते हैं, उस अस्पताल में जहाँ पे बेशक चौधरी शजात बीमार हों वहाँ जाते हैं, बेशक नवाज शरीफ बीमार हों वहाँ लाए जाते हैं। जाहिर है एक क्वालिटी तो है इस अस्पताल की, यहाँ पे इधर आते हैं। क्या समझते हैं कि इतना बर्डन कैसे कैटर किया जा सकता है, कितने ज़्यादा अस्पताल हों, मज़ीद लाहौर की डिमांड क्या है? और देखिए, इसमें मैं बच्चा मेडिकल वार्ड में काम करता हूँ और साथ इमरजेंसी में भी हम देखते हैं, और हमें सारे हॉस्पिटल का पता ही होता है कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। OPD में देखें तो नरमान भाई, हमारे सर्विसेज की OPD में मेडिसिन का 1300 से लेके 1500 तक पेशेंट आता है रोज़ाना का 1500 1300-1500, ये चारों जो वार्ड्स हैं ना हमारे, तो ये OPD की बात कर रहा हूँ, सिर्फ OPD की। तो डॉक्टर्स होंगे वहाँ पे 20 से 25 सिर्फ। हाँ, अब 20 से 25 डॉक्टर 1300 पेशेंट को, 1200 पेशेंट को किस तरह से हैंडल करेंगे? तो ये तो वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि इससे पहले हो जाना चाहिए चीज़ें कि गायनी के हॉस्पिटल, बच्चा मेडिकल वार्ड और गायनी और मैटरनिटी दूसरे दोनों हॉस्पिटल अलहदा होने चाहिए, और लाहौर से थोड़ा बाहर भी हों, तो उससे ये होगा कि जो पेरिफेरी के लोग हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना, और लोगों का एक तो मिड सिटी में आने से भी बच जाएंगे, और पेरिफेरी में हॉस्पिटल होगा तो उससे बेहतरी भी आएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इधर बर्डन बढ़ता जा रहा है हॉस्पिटलों में, और जब किसी भी चीज़ पे जब बर्डन बढ़ता ना, तो उसकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर भी फिर ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेट भी होंगे, फिर आप लोग बिल्कुल होना है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डॉक्टर उस्मान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, अभी लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, बातों का सिलसिला जारी है डॉक्टर उस्मान से। डॉक्टर साहब, जब हमने इंट्रो दिया था तो वर्ल्ड एपिलेप्सी की बात हुई थी कि आज उसका दिन मनाया जाता है, और फिर हमें इसको मृगी भी कहा जाता है, बच्चों में बड़ी कॉमन होती जा रही है, क्या वजूहत हैं इनकी? देखिए, आज वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है, तो इस हवाले से, इसी डे की मुनासबत से हम बात करें तो बच्चों में मिर्गी या एपिलेप्सी जो है ये बड़ों में भी है, बच्चों में भी, लेकिन बच्चों में 2 साल से लेकर 10 साल तक ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और बच्चों में दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। उसकी मेन वजह यही है कि हमें बिल्कुल इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल, और हमारी सोसाइटी में आपको मैं बताऊं कि इसमें हमें तब पता चलता है जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करता है, ठीक है, और इमरजेंसी में लैंड करने के बाद पता चलता है घर वालों को कि हमारे पेशेंट को ये एपिलेप्सी का मर्ज है, ठीक है।
अच्छा, वजह क्या है इसकी कि किस वजह से होता है ये? वजह में अगर हम जाएं, इसकी वजूहत तो बेशुमार है, लेकिन जो मेन इसका एक मोटी मोटी उसमें बच्चों में अगर देखें तो मेन वजह तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। हाँ, डिले कराए हम कहते हैं कि बच्चे देर से बच्चों ने कराई की है तो उसकी वजह से बच्चे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं दिमागी तौर पे। ठीक है। जब बच्चे दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं तो उनमें ये चांसेस आम बच्चों की निस्बत बढ़ जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना। बाकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग, इसमें 80% 70% अगर किसी की फैमिली में मिर्गी का मसला है तो उन बच्चों में भी ये ज़्यादा कॉमन है। चलें अब इसके इलाज की तरफ आ जाते हैं। ये काबिल इलाज है कि या सिर्फ दवाइयों के साथ ही काम चलता रहता है? देखिए, आज के दौर में एपिलेप्सी क्यूरेबल है। ठीक है। और इसका अगर प्रॉपर इसकी डायग्नोसिस और इसकी ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर मेडिसिन ली जाए तो मेरे ख्याल है इसमें कोई प्रॉपर डायग्नोस कैसे करवाते हैं डॉक्टर साहब आप? अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं? एपिलेप्सी का अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट देखा जाए ना तो उसमें तो सिर्फ एक ही है कि हम ईईजी टेस्ट होता है एक, वो हम करवाते हैं। ठीक है। तो वो आम सेटअप्स में अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से आम लोग जब किसी भी बच्चे को फिट्स वगैरह पड़ते हैं, झटके लगते हैं, तो वो लोग आम इसको इजी लेते हैं कि ये बुखार की वजह से झटके हैं, ये कैल्शियम की कमी की वजह से झटके हैं। तो ये जिसकी वजह से ये अवेयरनेस, जिसकी वजह से ये चीज़ें मिस हो जाती हैं और जब री अटैक होकर वापस आते हैं तो वो फिर स्टेटस एपिलेप्टिकस यानी कि ज़्यादा खतरनाक वाली शक्ल इख्तियार कर। वैसे मैंने इनको देखा देहातों में लोग इसको जादू टूने का नाम भी दे देते हैं। उनकी अवेयरनेस के लिए आप क्या कहेंगे कि वाकई इस तरह की कोई जादू टूने से भी हो जाता मामला ये वाला? नहीं अब्दुलरहमान भाई, देखिए हमारा मकसद ही सिर्फ ये है इस डे की मुनासबत से लोगों को अवेयरनेस देना कि जादू टोना, अब हम देखें किस दौर में रह रहे हैं, जाहिर है। ठीक है ना। अभी भी हम इस तरह की अगर बातें करते हैं तो मेरे ख्याल है ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है और इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये हकीकत है और गाँव में इस तरह करते हैं लोग, ये मिथ्स बनी हुई हैं। ये वाकई आपकी वाली बात ठीक है कि लोग कहते हैं कि ये किसी ने कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोगों को अवेयरनेस देना होगी कि अपने जब भी इस तरह के खुदा न खास्ता को मसला होता है घर में, ठीक है, तो आप अपने बच्चे को प्रॉपर चेकअप करवाएं। नहीं डॉक्टर साहब, मसला ये भी तो है ना कि पेरेंट्स तो ले आते हैं बच्चों को हॉस्पिटल की तरफ, एमरजेंसी में भी ले आते हैं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर एक तरफ की दवाई दे के चले जाते हैं, बाद में कहते हैं आउटडोर आ जाना। आउटडोर में जाके वही बात कि 2500 मरीज़ आ गया, 1500 मरीज़ आ गया, कहाँ लेके जाएं और किस तरह का ट्रीटमेंट करें उसका? अब ये जो आपने बात की, ये तो डॉक्टर का तो इसमें कसूर नहीं कसूर, बिल्कुल इसमें तो सिस्टम का मसला है। अब सिस्टम को ठीक करने से तो हम रहे, लेकिन हमारा काम है कि पेशेंट को ट्रीट करना है। तो वो जिस तरह भी है वो पेशेंट को अपनी किसी करीबी हॉस्पिटल में किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेक करवाएं, एक दफ़ा उसको री एवेलुएट करवाएं, ठीक है। खुद से उसमें बातें निकालना शुरू कर दें, खुद से उसको कोई किसी दूसरी बीमारी का नाम देना शुरू कर दें, इससे बेहतर है। इसमें एपिलेप्सी में ये होता है कि जितना टाइमली डायग्नोज हो जाए पेशेंट, उतने इसकी प्रोग्नोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये भी बता दें कि ये जो इस तरह की बीमारियों के बाद मतलब एक झटका लगा, मरीज़ गिर गया, बच्चा गिर गया और उसको अताई डॉक्टरों के पास ले गए, अपने मोहल्ले गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास दवाई दी, वो 15 दिन के बाद जब दोबारा आएगा, जब आपने कहा सवेयर अटैक हो जाता है, जब दोबारा आता है, तो उससे बचने के लिए लोगों की अवेयरनेस के लिए कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरफ रुख करें और उसके लिए क्या डॉक्टर से डिमांड करें जाके, कौन सा टेस्ट करवाएं दोबारा से ज़रा अपना? इसमें बड़ी डिटेल की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन इसमें यह है कि जो भी एपिलेप्सी का पेशेंट होता है, एक तो उसकी एज स्पेसिफिक होती है। 2 साल से कम बहुत कम बच्चों में होता है कि चांसेस हों एपिलेप्सी के, मिर्गी के, लेकिन 2 से 10 साल की उम्र ये बहुत कॉमन है। 2 से 10 साल की उम्र, 2 से 10 साल की स्कूल गोइंग जो एज है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक तो ये, दूसरा पहली दफ़ा झटका लगना या कोई भी झटका जो है, हर झटका जो है ना वो एपिलेप्सी नहीं है। एपिलेप्सी नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हर झटका भी ये बीमारी नहीं है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, बच्चे पे ज़हनी दबाव, प्रेशर, कोई भी फ्रस्ट्रेशन वगैरह। हाँ, फीवर की वजह से भी बच्चों में झटके लगते हैं 6 मंथ से लेके 60 मंथ तक। ठीक है। तो ये हम हर झटके को एपिलेप्सी नहीं कंसिडर कर सकते और ना ही इसको हम एपिलेप्सी की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। दूसरा बच्चों का जो सबसे इस टाइम हमारे सामने आ रही है सिचुएशन, वो है स्टंटिंग, खुराक की कमी। माएँ वक्फा, यहाँ पे हमारे मौलवियों को आके फतवे देना पड़ रहे हैं टीवी एड्स के ज़रिए, तो खुदारा वक्फा रखें। हदीस भी है कि बच्चों को दूध पिलाएं इतने से इतने अरसे के दौरान। क्या कहेंगे आप स्टंटिंग के मौजूद? दुरमान भाई, हमारे सोसाइटी में या हमारे जो माशरे में ना
जो हम असल में एज ए सोसाइटी, ठीक है ना, हम बहुत पीछे हैं। उसकी वजह है कि हमने चीज़ों को देखा नहीं है, हमने चीज़ों को सीखा नहीं है, और हमने सीरियस नहीं लेते चीज़ों को ना। ठीक है। और अगर कोई इस तरह की बात करता है तो वो तो चलो मजहबी बात है, लेकिन इसमें ये है कि पुअर एंटीनेटल जो केयर है, ठीक है, वो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा बच्चे की जो हेल्थ होती है, फर्स्ट ईयर की जो हेल्थ होती है, वो सबसे ज़्यादा कसूरवार माँ होती है। माँ एंटीनेटल केयर जो होती है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो केयर होती है मदर की, वो हमारे पाकिस्तान में अनलकीली बहुत ज़्यादा पुअर है। अच्छा। जिसकी वजह से बच्चे हमारे पाकिस्तान में जो रेशो है वो अल्लाह माफ़ करे हम बांग्लादेश से भी नीचे आ गए हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये बड़ी आप खतरनाक बात कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं इस टाइम मैटरनल जो मार्टेलिटी रेट में, और जो अर्ली न्यूनेटल डेथ्स हैं, ठीक है, इस दोनों में हम बांग्लादेश से नीचे हैं अनलकीली। और उसकी मेन वजह जो है वो यही है कि खुराक की शदीद कमी माँ में, ठीक है ना, और जब माँ में खुराक की शदीद कमी है तो बच्चों पे ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट आता है। माँ को क्या कुछ खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर साहब, के इस तरह के मामला ना आ सकें, ख़ास तौर पे इस माशरे में जहाँ पे माँ को सारा दिन घर का काम भी करना होता है। और मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा था यूरोपियन की और ख़ास तौर पर ज्यूइश की, कि वो कैसे ट्रेंड करते हैं अपने बच्चे को, माँ के पेट से ही वो लोग इसकी जो है वो माँ को कहते हैं मैथ्स करें और इस तरह की एक्सरसाइज करें। हमारे यहाँ तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट चल पड़ा है कि जनाब बड़ा ऑपरेशन कर दें, जनाब बच्ची को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो उस अवामल से हट गए हैं जिस अवामल से दुनिया सारी निकल रही है। आप क्या कहते हैं इस पर, और खुराक क्या होनी चाहिए? इसमें यह है कि देखें, प्रेगनेंसी हम कहते तो हैं डॉक्टर के एज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन देखें, जैसे कि आप नॉर्मल एक लाइफ गुजार रहे होते हैं, और जब माँ ने एक एक्स्ट्रा बर्डन एक एक्स्ट्रा लाइफ को साथ में लेके चल रही है, तो उसको एक्स्ट्रा डाइट की, उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की, एक्स्ट्रा उसको विटामिन्स की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन हमारे ये है कि हम उसको वो पूरी डाइट, वो पूरा जो न्यूट्रिशंस हैं, वो पूरा उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम ले नहीं पाते। ठीक है ना। बाहर के आपने यूरोपियन ममालिक की बात की, तो वहाँ पे तो जब कोई भी वोमेन है, जब कोई भी प्रेगनेंसी आती है, तो वहाँ पे तो एक प्रॉपर उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है, और वो प्रॉपर उसका एक डाइट प्लान बनाते हैं, डाइट चार्ट बन जाता है, और प्रॉपर उसकी वैक्सीनेशन होती है, और प्रॉपर उसकी एंटीनेटल केयर होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे अनलकीली मेन सबसे बड़ी वजह ये कि अनप्लान्ड जो प्रेगनेंसी है, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगा, ये गायनी का टॉपिक है, लेकिन अनप्लान्ड जो प्रेगनेंसी है उसकी वजह से भी प्री मेच्योरिटी के बहुत ज़्यादा बच्चों में चांसेस होते हैं। अच्छा, बच्चों में अब आके तो जब पैदा हो जाते हैं ज़ाहिर है, उसके बाद हिफाजती टीकों का एक कोर्स होता है, वो कितना अहम है? और उसके साथ साथ जो अब टाइफाइड की एक स्कीम भी आजकल मेरे ख्याल 2-4 दिन ही रह गए हैं वैक्सीन उसका ख़त्म होने में, तो उसका भी पेरेंट्स को लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? उस पर भी बड़े शकूक शुबात लोग कर देते हैं कि ये टीके लगा के बच्चों को पता नहीं जिनसी कमज़ोरियाँ या जिस्मानी कमज़ोरियों की तरफ आ जाते हैं। आपने पहले बात पूछी कि मदर में वैक्सीन का और बच्चों में वैक्सीन का, तो वैक्सीनेशन जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हमारे ज़्यादातर देखें अनवैक्सीनेटेड जो चाइल्ड होता है, कोई भी फर्स्ट वैक्सीन जो होती है BCG की, और जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे होते हैं उनमें चांसेस 40% ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वैक्सीनेटेड चाइल्ड होते हैं। जिस तरह कि अगर BCG नहीं लगाए तो TB के चांसेस बढ़ जाएंगे, मीजल्स की नहीं तो मीजल के चांसेस बढ़ जाएंगे, DPT की वैक्सीन नहीं लगाए तो डिप्थीरिया के चांसेस एज़ कम्पेयर टू बाकी हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट। कितनी देर में लगवा लेने चाहिए इनको, क्योंकि लोगों को चार्ट तो बन जाता है शायद 6 माह का और 3 माह का, 2 माह का। वैक्सीन का एक EPA का शेड्यूल है, तो उसके मुताबिक लगवानी चाहिए। मतलब वो हर एक को पता है आजकल, और मोहल्ले में, गाँव में BHO सेंटर्स बने हुए हैं, वो घर घर जाते हैं, तो वैक्सीन का कभी भी रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो इस पे आजकल बच्चों में पेट की बीमारियाँ और वबा से बचने के लिए आजकल, क्योंकि वायरस का दिन भी है, वबा हम मेरे सर पे है, कैसे एहतियाती तदाबीर कौन सी होनी चाहिए बच्चों के लिए? अगर आप कोरोना की बात करते हैं तो बच्चों में लकीली पूरी दुनिया में 2020 भी गुजर गया, तो मेरे ख्याल है 1.5 से 2% बच्चे इफेक्ट हुए। ठीक है। तो लकीली ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी एहतियात तो ज़रूरी है, एहतियात करनी चाहिए।
तो बच्चों में भी ये है कि हॉस्पिटल में अगर कोई बहुत ज़्यादा माइनर इश्यूज़ हैं तो उसको हॉस्पिटल में ना लाया जाए, उसको ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल हैं, उसके थ्रू उसको घर में होम रेमेडी से कोशिश करें। लेकिन अगर सीरियस कंडीशन है, इमरजेंसी है, तो फिर तो लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर साहब के आपका पैगाम क्या है उन माओं के लिए, उन वालिदैन के लिए जो बच्चों को ख़ास तौर पे तवज्जो कम दे रहे हैं, मोबाइल के साथ अटैच हो गए हैं आजकल, फ़िज़िकली एजुकेशन हमारी जो है या फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो गई हैं, उस पर क्या कहते हैं? ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है लास्ट में, ये मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि मेरे अपने भी भांजे भतीजे मेरे अपने पेशेंट भी जब भी क्लिनिक में भी आते हैं या हॉस्पिटल में भी आते हैं तो उनको माँ के पास एक ही तरीका होता है उनको रिलैक्स करने का, उनको चुप करवाने का कि मोबाइल हाथ में दे दो। और यहाँ से हम बच्चों को, जब 1 साल का बच्चा है, जब आप उसको उसके रिलैक्स करने का तरीका आप उसको बता देते हैं तो वो एक आदत जब 1 साल के बच्चे को पड़ जाएगी तो वो फिर 5 साल 6 साल 7 साल वो एक मजबूत आदत बन जाएगी। बिल्कुल। तो उसको फिर ख़त्म करना। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं वैसे मोबाइल यूज़ करने के? मोबाइल यूज़ करने के बच्चों में ऐसा कोई उस तरह से साइड इफ़ेक्ट क्या कह सकते हैं, लेकिन आईज साइड पे इफेक्ट आ सकता है बच्चों की। स्ट्रेट देखने से और लगातार 2 to 3 आवर्स 4 आवर्स गेम्स वगैरह खेलते हैं बच्चे तो उससे उनकी आई साइड पे इफेक्ट आ सकता है। आई साइड पे भी आता है और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी जब कम हो जाएंगी, मोबाइल पे लगे रहेंगे तो बच्चों की जारी बात है हेल्थ पे भी इफेक्ट आएगा और उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से उनकी ग्रोथ में सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसका डायरेक्टली ताल्लुक तो नहीं है, इनडायरेक्टली काफ़ी रिलेशन है। इनडायरेक्टली का रिलेशन। चलिए डॉक्टर उस्मान साहब, आपने डिबेट आर का ये वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके बहुत। नाज़रीन, आपने डॉक्टर उस्मान की खूबसूरत गुफ्तगू सुनानी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।